वन वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखेंगे। मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट। तो सबसेट क्या होता है? जब कार्बन के साथ वाटर अटैच्ड होता है हम उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट ऑफ कार्बन हम उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपने बचपन से ग्लूकोज की फार्मूला देखे होंगे C6H12O6, आपको पता होगा। तो यानी कि उसमें कार्बन 6 कार्बन है एंड वाटर भी 6 मॉलिक्यूल की। जितना कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। तो इसलिए हम जब उसको इस तरीके से फार्मूला को लिखते हैं तो 6 कार्बन है, वाटर तो H2 था, मतलब कि 2 इंटू 6 इंटू 2 12 हो गया, फिर ऑक्सीजन 6। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन यदि आप देखोगे, नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो इस तरीके से बहुत सारे शुगर यूनिट आपस में जुड़ेगा। तो जो शुगर यूनिट्स होते हैं उनके पास आपको एल्डिहाइड ग्रुप भी देखने को मिल सकता है, आपको कीटोन ग्रुप भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे शुगर है, हर एक शुगर के पास एल्डिहाइड भी आइदर हो सकता है, नहीं तो कीटोन हो सकता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब पॉली का मतलब कि बहुत सारे। जब ये जुड़ेगा उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन कंपाउंड हो सकता है, प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जहाँ से वाटर रिलीज होता है हम उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन विथ वाटर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कार्बन के साथ साथ वाटर, यानी कि जितना कार्बन रहेगा उतना ही वाटर रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वही जो कार्बन के साथ जो वाटर मिल जाएगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा होता है, जनरली। ठीक है ना, एक मतलब कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। द मॉलिक्यूल हैविंग एल्डिहाइड इज कॉल्ड एल्डोज, जिसके पास ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा हम उसको एल्डोज कहेंगे। जिसके पास कीटोन ग्रुप रहेगा हम उसको कीटोज कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि हमारे ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रुक्टोज जो है उसमें 6 कार्बन है लेकिन कीटोन है। ठीक है ना, आपको कभी भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मॉलिकुलर फॉर्मूला देखोगे वो इक्वल है, 6 कार्बन, उसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वही अलग है। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं कि कितना शुगर है। याद रखिए मैं शुगर बोल रही हूँ, शुगर के अंदर कार्बन कितना है वो अलग अलग है। यदि एक ही शुगर प्रेजेंट रहेगा हम उसको मोनोसैकेराइड्स कहेंगे। यदि 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से 9 के बीच में रहेगा उसको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे। यदि 10 से ज़्यादा, 9 या 10 रहेगा, 10 से यदि ज़्यादा रहेगा आप उसको पॉलीसैकेराइड्स कहोगे। ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड्स है। ग्लूकोज को आप ब्रेक करोगे तो और वो ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन जब आपने लैक्टोज को ब्रेक करोगे आपको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जब आप सेलुलोज को ब्रेक करोगे, मतलब ब्रेक करोगे, आप ढेर सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा सेलुलोज को तोड़ने के बाद। ठीक है। अच्छा, तो अब आज हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। देखिए, मोनोसैकेराइड्स ये सिंपल शुगर है, एक ही शुगर मॉलिक्यूल से बनी हुई है। मतलब द शुगर कैन नॉट बी ब्रोकन अगेन, मतलब फर्दर और ब्रोकन नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो जो शुगर है, शुगर में जो कार्बन है वो वैरी करता है कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक। समझ में आए ना? उनकी जनरल फार्मूला मैंने आपको बताई, जितना कार्बन रहेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, और ये जो कार्बन की नंबर 3 से 7 के बीच में वैरी करता है। तो अब हम देखेंगे उनके जो मोनोटाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स बात करेंगे कितनी कार्बन है उसके अकॉर्डिंग। यदि 3 कार्बन है उसको हम ट्रायोज कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, यदि 4 कार्बन रहेगा हम उसको टेट्रोज कहेंगे। यदि 5 कार्बन रहेगा पेंटोज कहेंगे। जैसे आपने राइबोज शुगर पढ़े होंगे, डीएनए में जो पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये आपकी पेंटोज है, यानी कि 5 कार्बन उसमें प्रेजेंट है। एंड 6 हेक्सोज, जैसे कि आपने ग्लूकोज पढ़ा है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में आपकी कीटोन ग्रुप होता है। ये 6 कार्बन, C6 हम लिखते हैं ना, C6H12O6 लिखते हैं। 7 कार्बन जो होता है सीडोहेप्टुलोज होता है। अब हम जो बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स, हम ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बारे में बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे थोड़ा राइबोज के साथ, क्योंकि बॉडी के अंदर मोस्ट अबाउंडेंट ग्लूकोज जो मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज द ग्लूकोज, और उसके बाद जो होता है राइबोज, क्योंकि डीएनए भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो ग्लूकोज के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा ग्लूकोज जो होता है C6
H12O6 होता है, ठीक है ना, 6 कार्बन रहेगा, 6 कार्बन कंटेनिंग होता है उनकी। अपने ग्लूकोज को कैसे देखिए, आपने ग्लूकोन डी हम ऐसे कंज्यूम करते हैं, है ना, मार्केट में जो अवेलेबल होता है ग्लूकोन डी करके, ठीक है, वो ऐसे पाउडरी फॉर्म में भी आपको मिलता है, लिक्विड फॉर्म में हम जो पानी में उसको घुलाएंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यानी कि उनकी एक रिंग फॉर्म भी होता है, एक चेन फॉर्म भी होता है। यदि आपने उनकी चेन फॉर्म को देखोगे, ये उनकी चेन फॉर्म की स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, कार्बन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कार्बन 3 पोजीशंस को देखिए, सब में देखिए OH लेफ्ट साइड राइट साइड में है, OH सभी में OH राइट साइड्स में है, H जो है लेफ्ट साइड में है। समझ रहे हो ना। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, उनमें क्या होता है ना, आपको 6 कार्बन H12 करना है, O6 करना है, तो इसलिए कार्बन 1, फिर कार्बन 2, फिर कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। समझ रहे हो ना। अच्छा, हाइड्रोजन डबल है, H12 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे तो OH यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर H रहेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपकी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन 3 पोजीशन थोड़ा उनका उल्टा ऐसे चलता है, बाकी सारे में आपको OH इधर साइड्स में रहेगा, यहाँ पे एक OH, यहाँ पर एक H रहेगा, तो ये बराबर हो गया ना, ठीक है। तो देखिए 2-2 हाइड्रोजन हो रहा है, तो 6 में रहेगा तो 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, तो उनकी जो कार्बन फास्ट पोजीशंस आप देख रहे हो, कार्बन फास्ट पोजीशंस को यदि आप मार्क करोगे, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी जो होता है ना 4 होता है, यानी कि कार्बन में 4 बॉन्ड रहेगा तो स्टेबल रहेगा। आपने मीथेन CH4 अपने पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बन हमेशा 4 का वैलेंसी उसको बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 हो गया, एक 3 हो गया, यहाँ पर एक 4 हो गया। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 1 2 है, तो इधर हमको क्या करना है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ना है, ठीक है। तो हो गया, ई सेटिस्फाई कर गया, तो सारे में आप देखिए कार्बन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ये ग्लूकोज की जो है कौन सी फॉर्म, मतलब कि स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज की चेन फॉर्म है। हमको चेन फॉर्म से एक रिंग फॉर्म बनाना है, क्योंकि 6 कार्बन कंटेनिंग है, तो हमको इस तरीके से एक रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ये कार्बन 1 रहेगा, कार्बन 2 3 4, ये 5 रहेगा, और 6 कार्बन कुछ ऐसे यहाँ पे आ जाता है, कार्बन 6 पोजीशन से यदि आप बात करोगे कुछ इस तरीके से हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस वाला स्ट्रक्चर से इस वाला स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको ये क्लियर हुआ ना। याद रखिए 3, नॉर्मली जो 3 होता है ना, हम उसको थोड़ा हट के मानते हैं, कोई कुछ लोग उसके लिए मतलब कि अच्छे नंबर मानते हैं, कोई बुरा नंबर मानते हैं, तो आप 3 ऐसे याद रखिए, ठीक है। देखिए चेन फॉर्म से हम कैसे रिंग फॉर्म करेंगे, कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कार्बन 5th पोजीशंस को क्या होता है ना, जो कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन 1 जो होता है ये कार्बन 5th के साथ रिएक्शंस करेगा, किसके साथ, लास्ट कार्बन की जस्ट ऊपर वाला, लास्ट कार्बन के साथ वो क्यों रिएक्शंस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि रिंग है, एक स्ट्रेट फॉर्म को आपको रिंग बनाना है, तो आपको इसकी जो लास्ट एंड है उसकी लास्ट एंड के साथ जोड़ोगे तभी तो रिंग बनेगा ना। लेकिन मैं बोल रही हूँ लास्ट एंड के साथ नहीं है, 5th कार्बन के साथ वो रिएक्शन कर रहा है। क्यों, क्योंकि यदि लास्ट एंड के साथ करेगा, स्टेरिक एंडोरेंस की एक चीज़ें होता है, यदि आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब रोटेट करेगा स्टेरिक एंडोरेंस जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा, इसलिए वो क्या होता है 5th कार्बन के साथ करता है रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे आप एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, जो डबल बॉन्ड है यहाँ से जो हाइड्रोजन है इधर चला जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, वो डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो अभी ये OH हो गया ना, OH हो गया, तो OH हो गया, डबल बॉन्ड था, अभी ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है, लेकिन हमको कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाना है, तभी तो कार्बन स्टेबल होगा ना। तो अभी ये जब चला जाएगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन जब चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन अभी अवेलेबल है, अभी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर चला आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी कनेक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि दोनों को, ठीक है ना, कार्बन 1 एंड कार्बन 5 के बीच में एक कनेक्टिविटी दे रहा है, इसके लिए भी उसके लिए भी। तो इसलिए जब आप बनाओगे, रिंग बनाओगे, जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन 1 के साथ भी अटैच्ड है, कार्बन 5th के साथ भी अटैच्ड है। तो जब भी आप रिंग बनाओगे ऑक्सीजन के साथ ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, कार्बन 5th रहेगा, कार्बन 1 रहेगा, ठीक है, ये कार्बन 1 है।
कार्बन 1 है, ये आपके कार्बन 5 है। क्लियर हुआ? अच्छा, कार्बन 5 के साथ आपका अटैच्ड है कौन सी वाला? जो लास्ट वाला, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको देखिए CH2, ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, तो CH2 मैंने लिखा, यहाँ पर OH लिखा। ठीक है, समझ में आए ना आपको? तो कार्बन 5 के पास ये 6 कार्बन, इस तरीके से हम CH2OH इसको लिखा है कार्बन 5 के साथ। कार्बन 1 के साथ देखिए, कार्बन 1 ऐसे OH इधर नीचे हो है, फिर कार्बन 1, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये 4 है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो रिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे दो चीज़ें हो रहा है। आपको क्लियर हो गया तो कैसे रिंग बन रहा है? तो जो रिंग बन रहा है आपने इसे करोगे, ये कार्बन है, ये कार्बन 1 है, ठीक है, 1 है, तो ये कार्बन 5 है, ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से है, कार्बन 2, कार्बन 3, फिर कार्बन 4, ये आपका 5 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन 1 पोजीशंस आप देख रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने देखा कि CH2OH ऐसे रहेगा। और एक मैं और एक बनाऊंगी, और एक रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी। देखिए, ऑक्सीजन है, और एक बार आप देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन 5 है, यहाँ पर अपने कार्बन 1 पोजीशंस, ठीक है, ये 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे यदि ये जो कार्बन 1 पोजीशंस को मार कीजिए, यहाँ पे यदि क्या होगा, जो OH ग्रुप है यदि नीचे प्रेजेंट है तो हम उसको अल्फा ग्लूकोज कहेंगे, यदि ऊपर प्रेजेंट है तो हम उसको बीटा ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ बस OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। यदि लोअर साइड्स में प्रेजेंट है तो अल्फा है, यदि अपर साइड में प्रेजेंट है तो बीटा है। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा बीटा या अल्फा 1,4 लिंकेज, यानी कि जैसे कि हमारे जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज आपको पता होगा, प्लांट की जो प्लांट सेल की आउटर सेल वाल की जो कब होता है बनी हुई है, सेलुलोज से बीटा 1,4 लिंकेज होता है। यानी कि पहला ग्लूकोज की जो इन्वॉल्व रहेगा जो ग्लूकोज, वो कौन सी ग्लूकोज होता है? बीटा ग्लूकोज होता है, यानी कि OH ऊपर है। पहला ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड ग्लूकोज की 4th कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बीटा 1,4 ग्लूकोज होता है। बीटा 1,4 ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो ग्लूकोज में पाया जाता है, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं हैं। जितने भी लिविंग जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे काव, भैंस वगैरह हो गए, उनके स्टोमक के अंदर एक सिम्बायोटिक माइक्रोस पाए जाते हैं, वो तोड़ते हैं, लेकिन उनके बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताई कि रिंग फॉर्म, अपने रिंग फॉर्म को, चेन फॉर्म को रिंग फॉर्म में कैसे करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से मैंने किया। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में मैंने जैसे बताया कि आपको अल्फ़ा कौन है, बीटा कौन है, या ये याद रखना है। ठीक है ना, तो ये OH कहाँ पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि ऊपर है या नीचे है। ठीक है, अच्छा, यदि वही ग्लूकोज की मॉलिक्यूल के थ्रू आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड, जैसे आपको पता होगा लाइट में 7 कलर होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही वेवलेंथ की लाइट को यदि पास करेंगे, ठीक है, यदि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरीके से इधर लेफ्ट को रोटेट किया या तो राइट को रोटेट किया, ठीक है ना, दो मतलब कि यहाँ पे रोटेशन होता है। ठीक है, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट टुवर्ड्स द राइट साइड को यदि रोटेट हो गया तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज कहेंगे, डी ग्लूकोज या डेस्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी, ठीक है ना, स्मॉल डी डेस्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। यदि लेफ्ट साइड को हुआ तो स्मॉल एल, लेबो कहेंगे। कैपिटल एल कैपिटल डी अलग होता है, OH ग्रुप राइट साइड में है या लेफ्ट साइड्स में है, लेफ्ट में है तो कैपिटल एल, राइट में है तो कैपिटल डी, ऐसे कहेंगे। लेकिन मैं अभी जो बोल रही हूँ लेबो, डेस्ट्रो, ये स्मॉल डी। यहाँ पे याद रखिए लाइट पास करने के बाद जो चीज़ें हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रही हैं। ठीक है, और एक चीज़ की ध्यान दीजिए, जो कार्बन 1 पोजीशन आप देख रहे हो, कार्बन 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर AH है, इधर देख सकते हो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन है। तो कार्बन, इसको हम कायरल कार्बन कहेंगे। कायरल कार्बन का मतलब कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, यदि 4 डिफरेंट ग्रुप आपको नजर आएगा तो हम उसको कायरल कार्बन कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है,
अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज के बीच में डिफरेंसेस क्या है? OH नीचे है, यहाँ पर OH ऊपर है, तो बाकी सारे और कहीं पे कुछ डिफरेंसेस नहीं है, सारे के सारे इक्वल है, बस सिर्फ आपको पोजीशन ऑफ OH इधर उधर हो रहा है। इसको इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम आनोमर कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ग्लूकोज जो होते हैं वो आनोमर शो करते हैं। आनोमर का मतलब कि यदि कायरल कार्बन के अंदर कोई चेंजेस आ रहा है हम उसको आनोमर कहेंगे। व्हेन ऑल द कार्बन आर सेम, ओनली कायरल कार्बन OH पोजीशन इज डिफरेंट, तो हम उसको आनोमर कहेंगे। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज जो होते हैं एक दूसरे की आनोमोर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको चीज़ें? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो प्लेन लेबो डेस्ट्रो रोटेटरी पे आपको क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज़ के बारे में यदि हम बात करेंगे डेस्ट्रो रोटेटरी, बट फ्रुक्टोज जो होते हैं एक्चुअली ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, याद रखिए। ठीक है, जो रोटेट करेगा तो हम उसको कहेंगे, ठीक है ना। तो ये राइट साइड को रोटेट कर रहा है डेस्ट्रो। जब हम फ्रुक्टोज की बात करेंगे, फ्रुक्टोज जो होता है वो लेबो रोटेटरी होता है, यानी कि ये लेफ्ट साइड को रोटेट कर रहा है। फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? वही 6 कार्बन है। फ्रुक्टोज के अंदर आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है, बस वही चीज़ है। ठीक है, ग्लूकोज एक आल्डो शुगर है। आल्डोज है क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अच्छा, उनमें जो रिंग होता है उसके बारे में थोड़ा देखिए। जब ये जो रिंग आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन कितना है? 6 है, ठीक है ना। 5 हम ऐसे बनाया है, यहाँ पर एक रहेगा तो 6 कार्बन रहेगा। एक रिंग होता है पायरान रिंग और एक होता है फ्यूरान रिंग। ठीक है, आप जब कोई 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर को हम लेंगे रिंग बनाने के लिए, 5 कार्बन, F से फ्यूरान, F से 5, याद रखिए। ठीक है, जब हम 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर ले रही हैं तो हम उसको बोलेंगे क्या? 5 कार्बन फ्यूरान रिंग बनेगा। जब 6 कार्बन लेंगे तो यहाँ पर पायरान रिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है 5, 6 वाला कार्बन जो है आउटसाइड ऑफ द रिंग प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। तो ये पायरान रिंग है, इन्वॉल्व तो हो रहा है एक ऑक्सीजन के साथ 5 कार्बन, लेकिन आप याद कैसे रखोगे? जैसे जब 5 कार्बन वाला हम शुगर लेंगे तो इन्वॉल्व कितना कार्बन होगा? 4 कार्बन इन्वॉल्व होगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसे जो कॉर्न होता है, हम लोग अभी स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न ज़्यादा खा रहे हैं ना, वहाँ पर आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और ब्लड में जो ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज होता है, तो इसलिए ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल शुगर होता है, मोस्ट अबाउंडेंट होता है। उसके बाद राइबोज, जो DNA में जो शुगर होता है सबसे ज़्यादा ग्लूकोज, उसके बाद राइबोज, मैंने आपके खींच लिया। ठीक है, ये डेस्ट्रोज, ठीक है, डेस्ट्रोज होते हैं। डेस्ट्रोज मतलब कि डी वाला, डी जो ग्लूकोन डी हम लेते हैं ना, डी, तो जैसे आपने देखा ना OH कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट लेफ्ट हमने बताया, तो डेक्स्ट्रोज होता है। सारे फ्रूट्स के अंदर आपको फ्रुक्टोज देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ग्रेप्स, जो अंगूर होता है उसमें आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करेंगे, ग्लूकोज जो होता है मेन सोर्स होता है हमारे बॉडी की एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, उसको ब्रेक करने के बाद हमको अच्छे से ATP मिलता है। हालांकि फैट ज़्यादा एनर्जी दे सकता है लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है बॉडी तो उसको तोड़ने के लिए। हमारे ब्रेन को जो होता है ग्लूकोज की ज़रूरत होता है। ब्रेन जो यूज़ कर सकता है वो फैट से, मतलब कि एनर्जी को तोड़ के, फैट को तोड़ के एनर्जी नहीं ले सकता है, वो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी दे सकता है, ब्रेन एंड RBC। इसलिए जब भी कभी कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, हम इंस्टेंटली उसको क्या दे देते हैं? शरबत, नींबू की शरबत, मतलब कि कुछ शुगर ऐड करते हैं और साथ साथ सॉल्ट ऐड करते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ताकि, और मिठाई भी हम दे देते हैं ताकि ग्लूकोज उसका ब्रेन को वो मिल सके, अच्छा फील करे, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो ब्रेन एंड RBC जो होता है वो उसको लिए। इन केस ऑफ एनिमल, ग्लूकोज जो स्टोर होता है हमारे केस में, ग्लूकोज जो मान लीजिए आपकी बॉडी के लिए 1600 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होता है, मान लीजिए। ये बॉडी की हाइट वेट उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा है। आप तो ऐसा नहीं है कि आज मेरा 16 किलो कैलोरी हो गया, खाना स्टफ, ऐसे आप कैसे, मतलब कि मेजरिंग करके तो नहीं खाते हो। मान लीजिए आपने 21 किलो कैलोरी खाना ले लिया तो 16 किलो कैलोरी तो यूज हो जाएगा बॉडी की मेंटेनेंस करने के लिए, लेकिन जो 500 किलो कैलोरी बच गया उसको बॉडी क्या करेगा? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर लेगा। एनिमल के केस में ग्लूकोज जो स्टोर होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। प्लांट के केस में जो स्टोर होता है उसको हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना। स्टार्च आपने पढ़े ना, स्टार्च माल्टोज को कन्वर्ट हो गया। प्लांट जो स्टोर करते हैं, ठीक है ना। लीवर, हमारे जो लीवर होता है वही वहाँ पे मतलब कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट हो जाता है।
जब भी मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं है, आपने स्टारवेशंस किया है या तो कोई ठीक है ना व्रत किया है, आपने खाना नहीं किया है या आपने फिर गुस्सा में खाना नहीं खाया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, या क्लास चल रहा है लगातार आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज को, ठीक है ना। बॉडी क्या करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को मतलब कि ग्लूकोज बना लेगा। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रहा है, यानी कि ग्लाइकोजन टूट रहा है। लाइसिस का मतलब है कि ब्रेक डाउन। और कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए वो भी खत्म हो गया, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं, ठीक है ना, जैसे ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, फैट एंड प्रोटीन से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बना लेता है, हम उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब कि ग्लूकोज न्यूली फॉर्म हो रहा है, नया चीज़ों से बन रहा है। जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स यानी कि प्रोटीन एंड अमीनो एसिड से बन रहा है तो हम उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए एक इंसुलिन होता है और एक होता है ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में, जो कि फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। फ्रुक्टोज ये भी ग्लूकोज जैसे डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी आपको 6 कार्बन नजर आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 कार्बन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है। एंड कीटोन ग्रुप है जो है वो पहला कार्बन के साथ नहीं रह सकता। जैसे ग्लूकोज में हमने एल्डिहाइड ग्रुप पहला कार्बन के साथ जोड़ा था यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ फ्रुक्टोज के केस में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, उनकी डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन के साथ है, तो सेकेंड कार्बन जो है वो 5th कार्बन की इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए 6th कार्बन जो है आउट ऑफ द रिंग है एंड जो पहला कार्बन है वो भी आउट ऑफ द रिंग है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज में क्या हुआ था, पहला कार्बन के साथ उनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप अटैच था, यहाँ पर सेकंड कार्बन के साथ उनकी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो उनमें हम क्या करेंगे, या इसकी जो हाइड्रोजन है ये आके इसकी जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 कार्बन जो है आउट ऑफ द रिंग प्रेजेंट है, समझ लो ना। तो इसलिए इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। नहीं, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते ना 6 कार्बन है, आप तो बेंजीन जैसे बनाना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसे नहीं बना के इस तरीके से क्यों बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप जो है, ठीक है ना, ये कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 3 4 5, इधर 6 है, तो 2 कार्बन आउट ऑफ द रिंग प्रेजेंट है। फ्रुक्टोज यदि हम बात करेंगे 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है, तो इसलिए ये एक कीटोज है। तो ये लेबोरेटरी शो करेगा, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेफ्ट साइड्स को रोटेट कर लेगा। तो ये जो होता है ना स्वीट इन टेस्ट होता है, मतलब ग्लूकोज से उनका ज़्यादा टेस्ट स्वीट होता है। प्रेजेंस सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शन ग्रेप्स रहेगा, फ्रूट शुगर कहते हैं। यहाँ पे जो रिंग होता है वो फ्यूरान रिंग होता है, 5 कार्बन रहेगा, क्योंकि हमने बताया ना यहाँ पे क्या है, आपको 2 कार्बन मतलब कि आउट ऑफ द रिंग प्रेजेंट है, तो 5 से, तो इसलिए फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करेंगे, ग्लूकोज इज नॉट सफिशिएंट, यदि बॉडी के अंदर ग्लूकोज सफिशिएंटली प्रेजेंट नहीं है तो बॉडी फ्रुक्टोज को इस्तेमाल कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर भी एंट्री करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस टाइम पे यूज होता है, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, फ्री फैटी एसिड सिंथेसिस में भी होता है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप लिपिड वाला खाना खाओगे तभी आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम कर रहे हो ना, वो भी फैट को कन्वर्ट हो जाएगा, समझ। ऑल द फ्रूट जूस आर कमर्शियली अवेलेबल होता है, ठीक है। और एक बात आता है रिड्यूसिंग के बाद, कौन सा रिड्यूसिंग होता है, कौन नॉन रिड्यूसिंग होता है। जिसके पास फ्री एल्डिहाइड मतलब कि जो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो ये एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, फ्री ग्रुप रहेगा, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्योंकि जब भी आपने कोई मतलब कि जैसे आपको कैसे पता लगेगा कि ये मोनोसैकेराइड्स है या मतलब कि पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। क्योंकि जो मोनोसैकेराइड्स रहेंगे, मोनोसैकेराइड्स में कितना शुगर प्रेजेंट रहेगा, एक शुगर रहेगा। एक शुगर रहेगा तो उनकी जो एल्डिहाइड ग्रुप, यदि एल्डोज है एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहेगा, यदि कीटोज है तो कीटोन ग्रुप फ्री रहेगा, समझ में आए ना। अच्छा, तो होता क्या है, यदि मोनोसैकेराइड्स कोई भी शुगर मोनोसैकेराइड्स रहेगा, तो यदि आपने कुछ केमिकल्स के अंदर डालोगे, कुछ टॉलुइंस बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है, फेलिंग सोल्यूशन होता है, अपने प्रैक्टिकल क्लास में शायद किए होंगे, है ना, नहीं किया है तो अपने करोगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन एंड फेलिंग सोल्यूशन याद रखिए, ठीक है। फ्री फंक्शनल ग्रुप यदि रहेगा तो ये क्या करेगा, नॉर्मली जो सॉल्यूशंस के कलर में कॉपर होता है, नॉर्मली उनका कलर ब्लू होता है। यदि फ्री ग्रुप प्रेजेंट है,
यानी कि यदि मोनोसैकेराइड है तभी तो फ्री ग्रुप रहेगा ना। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, उनके फ्री ग्रुप तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सभी डाइसैकेराइड में बॉन्ड नहीं बनाते, और भी मतलब सिर्फ डाइसैकेराइड्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्री ग्रुप, जिसके पास एक ही फ्री ग्रुप रहता है, एक फ्री ग्रुप तो इन्वॉल्व हो जाता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर ऑल मोनोसैकेराइड्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, उनका कलर रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोनोसैकेराइड है, किसके साथ तो बॉन्ड नहीं बनाना है, तो उसके इसके पास जो है फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटन ग्रुप रहता है, तभी हम उसको रिड्यूसिंग सिंगार कहेंगे। फेलिंग सोल्यूशन हो गया, बेनेडिक्ट रिएजेंट्स हो गया, जिसके पास कॉपर होता है, कॉपर होने की वजह से उनका कलर ब्लू होता है। और जब भी मोनोसैकेराइड के कंटेक्ट में आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर Cu2+ जो होता है, Cu+ को रिड्यूस हो जाएगा तो रेड कलर हो जाएगा। यदि रेड कलर हो गया तो आप अच्छे से समझ लेना क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। क्या सारे डाइसैकेराइड्स नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा डाइसैकेराइड्स है जिनकी ये पहला, मान लीजिए पहला ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, सेकंड ग्लूकोज है, ठीक है, सेकंड ग्लूकोज है, तो उनकी 4th कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन 1 के पास है, तो ये तो रेड मतलब कि कन्वर्ट कर लेगा ना। कुछ डाइसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि रिड्यूसिंग होते हैं, ऐसा है ना। डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग होते हैं, मोनोसैकेराइड भी रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिड्यूसिंग नहीं है, जो सारे बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम उसको नॉन रिड्यूसिंग कहेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है मोनोसैकेराइड सारे रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। समझ में आए ना? आप प्रैक्टिकल करोगे आपको यहाँ से भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। ये है पूरा का पूरा आपकी स्ट्रक्चरल मतलब कि मोनोसैकेराइड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डाइसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।